आप समझते हैं कि सीएसएस का इम्तिहान करके सरकारी पोस्टिंग लेके कोई आदमी नौजवान अपनी तनख्वाह पे दौलतमंद बन सकता है? लाइफ में सिर्फ पैसों की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक अचीवमेंट आप सोसाइटी में कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं। अच्छा, फिर इम्तिहान जब पास करते हैं फिर एकेडमी में चले जाते हैं जी, तो एकेडमी में क्या सिखाते हैं? गुरूर कैसे करना है, तकब्बुर कैसे करना है, आम आदमी से फासला कैसे पैदा करना है? तो आपको बकायदा सिखाया था खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने? ये थोड़ा बहुत चाहिए भी होता है, क्योंकि हमारा जो ब्यूरोक्रेट होता है वो इंटरेक्ट करता है इंटरनेशनली। सर ऐसा कुछ सिखाते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी है? जब आप जाके अफसर की टेबल पे बैठे तो आपको अपने में और एक आम आदमी में फ़र्क महसूस हुआ कि थोड़े से आप मोतबर हैं, इससे ऊपर हैं, वो थोड़ा हल्का है? इंसान जो है ना, इंसान की जो है ना कमजोरियाँ, वो सबकी उतनी होती है। ये जो कहा जाता है कि अमूमी तासुर है कि पाकिस्तान के वसाइल पर सिविल ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, तासुर दुरुस्त है? जहाँ पे भी कोई गलत काम होता है उसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है, क्योंकि जो कानून है ना हमारा, वो ये कहता है कि जी आखिरी सिग्नेचर ब्यूरोक्रेट की होनी है। तो इस वक्त पाकिस्तान कौन चला रहा है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह हमारे लीडर्स भी कहते हैं कि एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें मुअत्तल है, किसी हद तक कह सकते हैं जी। सियासतदान को तो ब्यूरोक्रेट ने करप्ट किया, सियासतदान को तो पैसे कमाना नहीं आते। मैं ये बिल्कुल भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि आज का सियासतदान जो है वो इनकॉम्पिटेंट है या उसको चीज़ों का पता नहीं। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बर्बादी पर किताब लिखी जाए तो उसका पहला बाब जो होगा वो भुट्टो साहब की तरफ से जिन्होंने उसको नेशनलाइज किया, वो उस जमाने में ये एक कल्चर, ये एक समझे एक वेव थी। पाकिस्तान तरक्की में इस खित्ते में सबकी जो है लीड कर रहा था। उस वक्त के तो थोड़े हालात अगर आप बताएंगे, यूरोपीय ममालिक कहाँ खड़े हुए थे, आपका भारत कहाँ खड़ा हुआ था? जो रीजनल बिजनेस होता था वो कराची में, पूरे खित्ते का यहाँ पे इनकी ऑफिसेज होती थी। तो इट वॉज लाइक दुबई। हमने फिर ये किया कि बैरूत को तो बर्बाद किया इसराइल ने, कराची को हमने कर दिया। ये सिंध के साथ क्या हुआ? इनिशिएटिव सिंध में ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ पावरकास्ट में मेहमान है साबिक वफाकी सेक्रेटरी और साबिक निगरान सूबाई वज़ीर यूनुस डागा साहब। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। नहीं कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? आपने बड़ा एक अपनी ज़िंदगी बड़ी जो है बड़ी तलातुम के साथ गुजारी है। ब्यूरोक्रेसी में भी आप टॉप पोजीशन तक गए, फिर आप निगरान वज़ीर भी बने। तो आपके बचपन से हम शुरू करते हैं। अच्छा, आपका बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ से इब्तिदाई तालीम हासिल? मैं खारादर में पैदा हुआ था, कराची के इलाके खारादर में, और उसके बाद फिर हबीब पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था। उसके बाद डीजे साइंस कॉलेज से मैंने प्री मेडिकल में इंटर किया। उसके बाद मुझे एडमिशन मिल रहा था डॉ मेडिकल कॉलेज में, बट उस वक्त मेरा इरादा हुआ कि मैं अब मज़ीद डॉक्टरी शायद नहीं करना चाह रहा था मेडिकल में, तो मैंने फिर मेडिकल का शुबा छोड़ के देन मैं आ गया कॉमर्स में। बीकॉम करने के बाद फिर ACMA के 3 पार्ट किए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। उस दौरान में फिर मेरा तवज्जो हुई कि अब CSS की तरफ, हालांकि हमारी कम्युनिटी में लोग नहीं है उस तरह, लेकिन फिर भी एक कुछ दोस्तों ने मुझे, खासतौर मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि जी इस तरफ आप तवज्जो दें। तो फिर मैंने उसी दौर में 84 में PCS का एग्ज़ाम भी दिया और CSS का एग्ज़ाम भी दिया, और दोनों में मैंने सिंध अर्बन में टॉप किया। अच्छा। और दोनों में फिर मैं एक में असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब मुझे ऑफर हुई PCS में, और CSS में फिर DMG में, तो फिर मैं DMG में चला गया। तो वालिद साहब क्या करते थे? फिर वालिद साहब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, टेक्सटाइल का बिजनेस उनका। अच्छा। और बिजनेसमैन बेसिकली। ठीक है। तो आपको बचपन से यानी कि शौक नहीं था ब्यूरोक्रेसी में आने का? ये शौक आपको बाद में पैदा हुआ जो आपकी बात? ये इसको कहना चाहिए कि जब वालिदैन को अपने बच्चों की ख्वाहिश करते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला जरूर पूरी करता है। तो मेरे वालिद साहब बचपन में मुझे कहा करते थे कि ये CSP बनेगा। अब पता नहीं वो क्या उनके जहन में था उस वक्त। हालांकि उसके बाद फिर वो भी उस पर इसरार नहीं करते थे, और फिर मैं, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल में मैंने पढ़ना शुरू किया, वो भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। इस तरह फिर बाद में जाके दोबारा डाइवर्जन हुई और हम आगे CSS। ये जो कहा जाता है ना, आप एक नौजवान लोगों को बताएंगे कि कहते हैं ना CSS का इम्तिहान बहुत मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि हमारे जो नौजवान जो ख़ासतौर पे इन शोबों में जाते हैं, मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, MBA करते हैं, उनके लिए CSS बहुत ही आसान, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि वो जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर एक थोड़ा सा फोकस्ड अगर पढ़ाई करें तो CSS की तैयारी हो सकती है। CSS की तैयारी किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए
मेरे ख्याल है 4 से 6 महीना या बहुत ज़्यादा तो 1 साल की तैयारी। बिल्कुल एक आम नौजवान जिसके अंदर शौक पैदा हो रहा है, उसकी आप रहनुमाई करेंगे कि उस क्या करे? एक तो देखें किस तरह हमारे तैयारी जो करें? इंटर के बाद या ग्रेजुएशन? हमारे जो नौजवान है ना, हमारे नौजवानों में अवेयरनेस की बड़ी कमी है। अच्छा। कराची का नौजवान, मैं खुद भी अपने बारे में भी ये कहूँगा कि जिस वक्त मैं बीकॉम वगैरह कर रहा था मुझे सीएसएस का इतना इल्म नहीं था। यही हमारा प्रॉब्लम है कि हमारे जो नौजवान हैं शुरू से फोकस करते हैं कि जी मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो उन जो प्रोफेशनल जो पढ़ाई की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है। सीएसएस की तरफ एक तो गलत फहमी लोगों में ये है कि जी ये सारी पोस्टें सिफारिश में मिलती हैं, जबकि जो सीएसएस है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे एक मेरिट बेस्ड सिस्टम अभी तक चल रहा है और उसमें उस तरह की सिफारिश नहीं है जो कि हम देखते हैं बाकी तो महकमों में। इम्तिहान की बात कर रहे हैं ना जी, इम्तिहान की बात कर जी रहे हैं। इम्तिहान की कि मैं इम्तिहान में पास करके पोजीशन लेने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद से ठीक है पोस्टिंग्स वगैरह का एक अलग वो है शोबा, लेकिन अगर ये हमारे स्टूडेंट्स इसकी तरफ तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी सख्त बदकिस्मती की बात यह है कि कराची की सीएसएस की जो कि नौजवानों की हमारी तवज्जो ना होने की वजह से हमारी बहुत सी पोजीशंस खाली जाती हैं। सीएसएस की कैरी ओवर होती हैं कि अगर फर्स्ट कीजिए कि 1 साल में हमारी को 17-18 पोजीशंस होती हैं तो उसमें से 4-5-6 कैरी ओवर होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये एक बड़ी बदकिस्मती वाली बात है किसी इतने बड़े शहर से अगर हमें बात काटते हुए एक जमीनी सवाल के कराची के नौजवान के जहन में ये बात बैठ चुकी है कि अब उसको सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है। जी हाँ, जी एक जो है ना उसके जहन में ये है एक गलत बैठ गया। ये बाकी शोबों में तो शायद ठीक होगा, मैं इसको गलत बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, लेकिन सीएसएस के लिए गलत। सीएसएस और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसमें अभी तक मैं मेरिट समझता हूँ कि है, और सीएसएस में बिल्कुल मेरिट पे लोग आते हैं और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एक रेपुटेशन है, उसको एक ये गलत फहमी है हमारे लोगों में और इसकी वजह से अब हमारी नुमाइंदगी बहुत कम होती जा रही है। कराची की नुमाइंदगी वफाकी महकमों में बहुत कम हो गई। ठीक है, तो आप अपनी बात कंटिन्यू करें कि वो जो अगर आप रहनुमाई इस वक्त समझेंगे एज ए गाइड के रहनुमा के, आप लोगों को किस तरह नौजवानों को बोलेंगे वो क्या करें, कौन सी अपनी हैबिट बनाएं, अपनी डेली रूटीन क्या बनाएं, क्या चीज़ पढ़ें तो वो सीएसएस के इम्तिहान के लिए जो तैयार हो सके? देखें अभी तक अंग्रेज़ी जो है वो वो होनी चाहिए ठीक, क्योंकि अंग्रेज़ी से ही सारा आपका जो एसए का एग्ज़ाम होता है या इंग्लिश का एक पेपर होता है या बाकी जो आप सब्जेक्ट्स देते हैं उसमें अच्छी अंग्रेज़ी होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले तो अपनी अंग्रेज़ी को जिनकी थोड़ी बहुत कमज़ोर है उसको ठीक करने पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरे नंबर पे एक राइटिंग स्किल्स होता है कि आपको लिखने की पढ़ने की तो एक होनी चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। जैसे कि डॉन अखबार है, ये डॉन अखबार का जो खासतौर पे इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिव्यू का होता है तो उसमें आपको मईशत की बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, और उसके खास एडिटोरियल पे जो ऑपेड्स होते हैं उसमें जो करंट इश्यूज़ होते हैं और तकरीबन करंट इश्यूज़ के ऊपर ही पेपर्स आते हैं, करंट अफेयर्स। क्योंकि सीएसएस में आप देखें एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक इंग्लिश एसे का होता है, करंट अफेयर्स का होता है, पाकिस्तान अफेयर्स का होता है और एवरीडे साइंस, इस्लामियात। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जो आप पढ़ते रहें तो आपके जहन में रहती हैं और आपका एक मुताला बेहतर हो। इसके अलावा आप कराची में बहुत सारे जो है ना ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, जो कि एक इसमें से एक तो मुझे पता है फ्रेयर हॉल में है, एक शायद नाज़िमाबाद में किसी इलाके में होता है। तो इन जो जिनका भी सीएसएस में इंटरेस्ट हो तो उनको पहले तो इन इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए, समझना चाहिए कि किन किन सब्जेक्ट्स की किस तरह तैयारी करनी है। उसके बाद फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और मेरे ख्याल है उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि तवज्जो ना होने की वजह से और गलतफहमी की वजह से हम अपना जो शेयर है वो लूज़ करते जा रहे हैं। सर एक बात ये बताएं कि जो आज के नौजवान की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है ना वो है कि मैंने दौलतमंद बनना है, एक लोअर मिडिल क्लास के नौजवान की। तो आप समझते हैं कि सीएसएस का इम्तिहान करके सरकारी पोस्टिंग लेके कोई आदमी नौजवान अपनी तनख्वाह पे दौलतमंद बन सकता है? देखिए सिर्फ दौलतमंद बनना जो है ना एक आदमी का नहीं होना चाहिए एम लाइफ में, क्योंकि दौलत के साथ आपको रिस्पेक्ट सोसाइटी में या एक इन्फ्लुएंस कि आपका कितने आपका असर है सोसाइटी में, किस तरह लोग आपकी इज्जत करते हैं, या आप लोगों के कितने काम आ सकते हैं, या मुल्क के जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं सूबाई लेवल पे, पहले तो ज़िलाई लेवल पे, उसके बाद सूबाई लेवल पे, उसके बाद फिर वफाकी लेवल पे, तो उन सारे फैसलों में आप शामिल होते हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है
लाइफ में सिर्फ पैसों की अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक अचीवमेंट कि आप सोसाइटी में कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, सोसाइटी के कितने काम आते हैं, या सोसाइटी के लिए कितना आप यूजफुल रोल प्ले करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे नौजवानों को ये वैल्यूज़ भी हमें सिखानी चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ोगे तो फिर तो शायद CSS आपके काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर CSS में अगर पैसा बनाना है तो वो एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए बुरा काम है कि अगर CSS में आके आदमी समझे कि पैसा बनाओ तो उसमें वो अपनी इज्जत और अपना जो है ना वकार वो दोनों लूज करता है। ठीक है, अब आप ये नहीं कि नौजवानों पे तलकीन कर रहे हैं कि तैयारी करो, CSS के इम्तिहान में बैठो, वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है, तरक्की के बहुत सारे रास्ते हैं। खासतौर पे उन फैमिलीज़ में कि जिन फैमिलीज़ में जॉइंट फैमिलीज़ हैं, जहाँ पे पैसे का इतना बड़ा इशू नहीं है, खासतौर पे जो कारोबारी फैमिलीज़ हैं, जो दुकानदार फैमिलीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ जिनके बाहर लोग हैं, जिनको शायद किसी एक नौजवान से बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना हो, तो वो अपनी फैमिली से एक नौजवान को, जैसे आप पंजाब में ये रूटीन है, आप पंजाब में देखें तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी फैमिली के कल्चर्स में ये चीज़ें नहीं है। कराची में, पंजाब में या सिंध में ये तकरीबन कल्चर होता है कि जी एक बेटे को CSS में कर दें, बाकी कोई खेती बाड़ी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई इंडस्ट्री चला रहा है तो फैमिली के एक बंदा वो स्पेयर कर देते हैं फॉर CSS, और वो या CSS या कोई भी सरकारी इंपॉर्टेंट महकमों में। तो ये हमें ये कल्चर डेवलप करना चाहिए। अच्छा, ये जो इम्तिहान पास करके ये कैडर का तयन कैसे होता है? ये मेरिट पे होता है। तो मेरिट पे होता है कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ हैं। नंबर 1 पे मेरिट पे क्या आता है? वो देखिए मेरिट पे नॉर्मली तो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसको पहले DMG कहा जाता है। अच्छा। इसके बाद फिर पुलिस है और फॉरेन सर्विस है, कस्टम्स है, ये इसके बाद आती है। एक ज़माने में पुलिस ऊपर चली गई थी, जब मुशर्रफ के दौर में उन्होंने काफ़ी पुलिस रिफॉर्म्स आई थी, तो उसमें पुलिस काफ़ी ऊपर चली गई थी। उसके बाद अब अभी नंबर 1 पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसको DMG पहले कहते थे, अब उसके बाद पुलिस सर्विस है। और आखिर में क्या है? आखिर में हमारे इसके कुछ 10-12 शोबे हैं। तो आखिर में पोस्टल सर्विस आ जाती है या रेलवेज आ जाते हैं, वो आखिरी शोबों में से आते हैं। और ये फॉरेन सर्विस दूसरे तीसरे नंबर पे होती है कि उसके डिपेंड करता है कि कौन से बैकग्राउंड से है उम्मीदवार की अपनी पसंद है। बाज उम्मीदवार कहते हैं जी मुझे पुलिस पसंद है, तो वो नंबर 1 पे पुलिस में लिख देते हैं। दूसरी बात ये कि जो DMG ग्रुप में जा रहा है या रेलवे सर्विस में जा रहा है, उनकी तनख्वाहों का स्केल बराबर होगा? एक ही है, यूनिफॉर्म स्केल। तरक्कियों का म्यार स्केल बराबर, डिपार्टमेंट तैयारियों तरक्की का ये होता है कि वो अपने हर शोबे की अपनी, जैसे PS की अपनी वो है काडर, उस काडर में कितनी पोजीशंस उनको नेक्स्ट ग्रेड में मिलती हैं। बाज़ काडर्स में बहुत तेज़ी से होती हैं प्रमोशंस, जैसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तेज़ी से होती हैं, सेक्रेटेरिएट सर्विस में जिसको ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप भी कहा जाता है, उसमें तेज़ी से होती हैं प्रमोशंस। लेकिन बाज़ शोबों में जैसे मिलिट्री लाइन एंड कंटोनमेंट्स है, उनमें ऊपर की लेवल पे कम है पोजीशंस, तो उनको प्रमोशन से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो अगर रेलवे कैडर में चला गया, बाद में अपना कैडर चेंज करा के एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए? नहीं, एक दफा चलेगा तो चलेगा। जी हाँ, वो फिर उसी काडर में होता है। फिर एक आता है लेवल के जो 20 ग्रेड के बाद शायद उसको काडर उस पर वो कर देते हैं, जैसे खासतौर पे उसमें सेक्रेटरी सर्विस में। अच्छा, फिर इम्तिहान जब पास करते हैं फिर एकेडमी में चले जाते हैं? जी। तो एकेडमी में क्या सिखाते हैं? गुरूर कैसे करना है, तकब्बुर कैसे करना है, आम आदमी से फासला कैसे पैदा करना है? जी, आप अफसरान का मजमूई मिजाज सामने आया, वो तो अमूमी तौर पे ही आया। अब चेंज होता जा रहा है। पहले के लिए आपकी बात ठीक है। पहले कहते थे कि आपको एटिकेट्स कैसे होना चाहिए, आपको खाना कैसे खाना चाहिए, टेबल मैनर्स वगैरह, ये सारी चीजें कि किस तरह, तो वो एक था उसका पार्ट ऑफ इट। अब आप देखेंगे तो अब कच्ची आबादियों में भेजते हैं बच्चों को, वहाँ पे उनके साथ उनको एक्टिवेट करते हैं, या जहाँ पे हमारे NGOs हैं तो NGOs के साथ गरीब इलाकों में जाके थोड़े दिन जाके पढ़ाई कराते हैं उनको, उनके मसाइल को सुनते हैं, उनके मसाइल के ऊपर रिपोर्ट्स लिखते हैं। तो वो उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के करीब, लोगों के करीब करने की कोशिश की जा रही है। अब काफ़ी बेहतर है उनका सिलेबस। तो आपको बकायदा सिखाया था खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे पहनने? जी हाँ, ये तो सिखाया जाता है ना कि आप टेबल पे बैठे हो तो कम से कम फर्स्ट, लेकिन ये थोड़ा बहुत चाहिए भी होता है, क्योंकि हमारा जो वर्कर होता है वो इंटरेक्ट करता है इंटरनेशनली भी। फॉरेन सर्विस वाले उन्होंने तो पहले दिन से ही उनको जो है इंटरेक्ट करना होता है, किसी ना किसी, चम्मच कैसे रखना है, तो वहाँ मतलब ये कि किसी के साथ वो टेबल पे खा रहा है तो किस तरह खाना चाहिए, तो उसको समझाना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी अब तो आप जैसे CSS करने से पहले खाते थे, वहां जाके जब उसमें कोई फर्क आया या समझते थे आप सही? नहीं, इतना कोई फर्क नहीं होता, हर आदमी उसी तरह खाता है। इतना कोई फर्क नहीं होता। वो जो कि अगर आप ये कहेंगे जी उससे बहुत ज्यादा उसको वो कोई अलग इंसान बना देते हैं, लेकिन ये हर इंसान के अपने ऊपर भी है ना कि कोई आदमी जो टोर शोर में आके उसका कुछ ज्यादा असर ले लेता है,
कोई आदमी होता है कि फिर भी अपने आप को अच्छा, कपड़े पहनने भी सिखाते हैं, कोट टाई नहीं पहन के नहीं, रहना? वो कपड़े पहनने तो हर किसी को आते हैं, उस सीएसएस करके आता है, वो पढ़ा लिखा बच्चा होता है। तो और क्या क्या सिखाते हैं फिर एकेडमी? एकेडमी में आपको जो है उनके सारे सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग होती है। पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बड़े बड़े लोग आके उधर अच्छे स्पीकर्स लाए जाते हैं वहाँ पे। फिर जिनकी एक तो हमारी कॉमन ट्रेनिंग होती है, कॉमन ट्रेनिंग में कॉमन चीज़ें सिखाई पढ़ाई जाती हैं इंटरनेशनल इशूज़ के कितने अर्से की ऊपर। ट्रेनिंग से? जी, कितने अर्से की ट्रेनिंग होती है? 6 महीने की होती है कॉमन ट्रेनिंग। उसके बाद फिर कुछ अरसे की उनकी होती है आर्मी अटैचमेंट। आर्मी एक महीने के लिए वो आर्मी के साथ तो काम करते हैं कि देखते हैं कि आर्मी की किस तरह, तो वो एक महीने की वो होती है। पहले हमारे ज़माने में 3 महीने की होती थी, अब तो 1 महीने की कर दी गई। उसके बाद फिर ये लोग आते हैं स्पेशलाइज ट्रेनिंग पे, तो हर कोई अपने अपने ग्रुप की फिर ट्रेनिंग करता है। कस्टम वालों को कस्टम की कवानीन सिखाए जाते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वालों को जो लोकल कवानीन है उनके बारे में क्लास एक में बैठते हैं अलग अलग? नहीं नहीं, अलग। फिर तो अपने वो उनकी अकेडमियाँ भी अलग हो जाती हैं। उनकी एकेडमी भी होती है? पहले कॉमन एकेडमी होती है पाकिस्तान, वो जो उसकी सिविल सर्विस अकेडमी में कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें सारे ग्रुप साथ ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद फिर अपने अपने उसमें ग्रुप की जो अच्छा स्पेशलाइज उनकी एकेडमीज होती है वहाँ चले जाते हैं। सर, ऐसा कुछ सिखाते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी है? क्योंकि जितने भी अमूमी तौर देखिए, इस्लाम के ऊपर लेक्चर्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ बड़े बड़े आलिम आते हैं, वो भी लेक्चर्स देते हैं। हमारे घरों में भी ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसको अकेडमी में इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे घरों में हमें बताया जाता है कि रिश्वत लेना कितनी बुरी बात है और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी के ऊपर क्या असर है। जी, 90% अफसरान पे उसका असर हम देखते नहीं है कि पड़ा। देखें, ये तो एक सोसाइटी में भी तो प्रॉब्लम है ना। हमारी सोसाइटी में भी लोग बहुत कम जो है ना, अब जैसे ना हम रमज़ान के महीने में अचानक ही कीमतें बढ़ जाती हैं, तो सारे दुकानदार होते हैं, तो हर हर शोबे में वो लोग हैं कि जो इस्लाम की तालीमात उस तरह चल नहीं रहे कि जो हमें सिखाया जाता है। इसीलिए मुसलमान को कहते हैं कि इस्लाम सबसे अच्छा रिलीजन है और मुसलमान कम से कम उस पर अमल करता है। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? और इस सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जब आप जाके अफसर की टेबल पे बैठे तो आपको अपने में और एक आम आदमी में फ़र्क महसूस हुआ कि थोड़े से आप मोतबर हैं, इससे ऊपर हैं, वो थोड़ा हल्का है? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एसडीएम बिन कासिम। अच्छा, बिन कासिम। उस जमाने में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहा जाता था, असिस्टेंट कमिश्नर। आज तो बड़ी सोने की जगह कहते हैं एसडीएम बिन कासिम, बड़ी सोने की कहानी है आजकल। उस जमाने भी उधर वो रेती बजरी के धंधे वगैरह होते थे। अच्छा। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है हमने उसको बंद किया, उसकी वजह से एक अच्छी रेपुटेशन भी कमाई वहाँ पे। और उस जमाने बिन कासिम बहुत बड़ा एक सब डिवीजन होता था। वो इस वक्त मेरे ख्याल 3-4 सब डिवीजन हो गए हैं उसके। ये यहाँ से शुरू होता था कयूमाबाद से और गगर फाटक तक जाता था। कयूमाबाद से बिन कासिम? अच्छा। तो अब वहाँ पे अब कोरंगी भी बन गया है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, तो कैदाबाद भी बन गया है, तो 3-5-6 सब डिवीजन शायद बन गया। ये बहुत बड़ा सब डिवीजन था, इसमें 2 नेशनल असेंबली की सीटें होती थी और 4 प्रोविंशियल असेंबली सीटें थी। जो क्योंकि मैं जैसे ही मैंने इसको ज्वाइन किया उसी साल में इलेक्शन भी हो गया, तो सबकी वो पोलिंग स्कीम्स बनाना। 88 वाला? अच्छा। तो वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया हमने। तो कोई फर्क तो नहीं लगा आम आदमी को? आपने थोड़ा सा तकब्बुर आया हो? थोड़ा सा, इतना सा? देखें, इंसान जो है ना, इंसान की जो है ना कमजोरियां, वो सबकी उतनी होती है। किसी भी पोजीशन पे जाके थोड़ा सा इंसान के अंदर ये फील तो आता है कि जी मैं एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, लेकिन अगर उसके साथ आपको जिम्मेदारी का एहसास हो जाए ना कि इस पोजीशन के बाद अल्लाह ताला ने आपसे हिसाब भी लेना, तो फिर वो थोड़ी सी नरमी दिल में आ जाती है। तो ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर इसका एक हम इज्तिमाई जायजा लें, आप टॉप पोजीशन तक रहे ठीक ब्यूरोक्रेसी जी, इसका एक इज्तिमाई जायजा लें, इसमें हमें बसीरत कम नजर आती है, एक दूर अंदेशी कम नजर आती है, बल्कि नजर ही नहीं आती। तो इसकी क्या वजह है? इसमें इतना दम है इस ब्यूरोक्रेसी में कि पाकिस्तान को चला सके? देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का अगर जो जिसको कहें बेस्ट पीरियड था ना, जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, वो पाकिस्तान बनने के बाद से 1971 तक था। ठीक। इस दौर में पाकिस्तान की तरक्की को दुनिया देखने आती थी, ठीक है ना। 6.5%, 5%, 5.5%, 6.5% के दरमियान इसकी तरक्की रहती थी, 7% तक भी गई। उस ज़माने में ब्यूरोक्रेसी इसको चलाती थी। उस वक्त उस ज़माने में हमारे जो पॉलिटिशियंस थे वो भी इतने ग्रूम नहीं हुए थे। अब तो पॉलिटिशियंस काफ़ी ग्रूम हो गए हैं, इशूज़ को समझते हैं। उस ज़माने में ब्यूरोक्रेसी उनको गाइड करती थी। वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना भी शुरू कर दिया, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन जहाँ तक काबिलियत की बात है, आप ये देखें कि उस ज़माने में पाकिस्तान ने जिस तेज़ी से ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी जब पाकिस्तान बना, ना हमारे पास कोई ढंग का वो फाइनेंशियल सिस्टम था, उस सारे सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी ने सेट किया। हमारे साइट एरिया
पूरा इंडस्ट्रियल पूरा सेटअप बनाया, पिकेक बनाया, पीआईडीसी बनाया, पूरा एक इंडस्ट्रियल बेस पाकिस्तान का बना के दे दिया, जिसको दुनिया ने फिर देखा कि ये सारा क्रेडिट सिविल ब्यूरोक्रेसी। जी हाँ, डेफिनेटली। आप उसी जमाने में आप देख लें कि किन किन लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और लेकिन हुआ यही कि फिर हम जो एक हमारा स्ट्रांग पॉइंट था कि जो हमारी मजबूत और काबिल ब्यूरोक्रेसी थी, हम सारे उसी से जेलस हो गए और हर दौर में उसकी जो है ना अहमियत कम करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल। ये उसमें सबसे पहले तो आप ये देखेंगे जो याह्या खान ने, वो जो उसको ब्यूरोक्रेट्स पसंद नहीं आया, उन्होंने कोई 303 निकाल दिया कि जी ये सब गलत लोग हैं। उसके बाद फिर 1300 लोग पीपल्स पार्टी के दौर में निकाल दिए गए और ब्यूरोक्रेसी को फिर दबाने का एक और उसको सबसर्विएंट रखने का एक दौर शुरू हुआ। उसके बाद से आप देख लें कि पाकिस्तान की तरक्की भी नीचे आती गई और वो ब्यूरोक्रेसी की आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी नीचे आती गई। ब्यूरोक्रेट्स की फिर ख़ास तौर पे सूबाई लेवल पे जो रिक्रूटमेंट्स हुई वो सारी सिफारिश पे, पॉलिटिकल सिफारिश पे आनी शुरू हो गई। एक ब्यूरोक्रेसी में जो मेरिट बेस था वो आस्ते आस्ते ख़त्म होता गया और वो जो क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वो ख़राब होती गई। तो किसने किया ब्यूरोक्रेसी को? ये सारे ही दौर में, माशाल्लाह दौरों में भी हुआ, पॉलिटिकल दौरों में भी हुआ, हर दौर में ये कोशिश की गई कि जी इसका असर कम करके खुद अपने पास ये जो इख्तियारात का जो है शौक, उसमें फिर कहा कि जी इनसे इख्तियारात ले लो। इस वक्त पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेसी ताकतवर है? नहीं, बिल्कुल। उसके पास बेचारों के पास कुछ भी नहीं। क्या है आगे चल, ये अगला सवाल पे तफसील से बात करेंगे। ये जो कहा जाता है कि अमूमी तासुर है कि पाकिस्तान के वसाइल पे सिविल ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है, ये तासुर दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि जहाँ पे भी कोई गलत काम होता है उसमें ब्यूरोक्रेसी का हाथ होता है, क्योंकि जो कानून है ना हमारा वो ये कहता है कि जी आखिरी सिग्नेचर ब्यूरोक्रेट की होनी है। तो एज ए प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर अपने शोबे का वो जिम्मेदार है, तो उसको मिलाए बगैर गलत काम नहीं हो सकता। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हर किस्म के गलत काम में ब्यूरोक्रेसी को शामिल किया जाता है, लेकिन एक कमजोर ब्यूरोक्रेसी जब होती है सामने तो उससे ये काम करवाना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान कौन चला रहा है? सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या सियासतदान? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह हमारे लीडर्स भी कहते हैं कि एक हाइब्रिड सिस्टम है। तो इस हाइब्रिड सिस्टम में कोई सिविल ब्यूरोक्रेसी का भी रोल है या नहीं है? उसका रोल सिर्फ कंप्लायंस का है। कंप्लायंस का? तो कंप्लायंस डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब है वो तो फिर गैर फाल हो गई ना तकरीबन। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उज़्वे मुअत्तल है। इसी वजह से देखें ना आप, ये आप मानते हैं उज़्वे मुअत्तल है? किसी हद तक कह सकते हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आपको काम करने का मौका मिल ही जाता है, हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं भी होती है। ये कहना कि जी अब हम ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ वो दे दें क्लीन हैंड के जी कि इनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा सख्तियाँ नहीं काम कर सकते, नहीं, कुछ ना कुछ काम करने का आपको रूम मिल जाता है। उस रूम में तो कम से कम काम हम कर सकते हैं। जिसको कहते हैं बारीक काम, वो बारीक काम तो बारीक समझ आती है। देखें ना, अगर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर कहा जाता है कि यह काम आपने इस तरह करना है, लेकिन जो जनरली आपकी एक ये तो आप बात कर रहे हैं नीचे की सतह पर, जो इसको जो एक बड़ी पॉलिसी मेकिंग हो रही है जिस बुनियाद पे पाकिस्तान चल रहा है, फैसले हो रहे हैं, सिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें कोई ब्यूरोक्रेसी का रोल है? बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात? क्योंकि आप लोग ब्यूरोक्रेट जो है इस सारे अमल की तरबियत लेकर आया है, लेकिन बाकी जो दो फरीक हैं उनके पास पॉलिसी साजी की बाज़ाब्ता तरबियत नहीं है। तो जिसके पास पॉलिसी साजी की तरबियत है वो उज़्वे मुअत्तल है, और जिसके पास तरबियत नहीं है या जिन फरीकैन के पास तरबियत नहीं है, ये तीन फरीक हो गए, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन, और वो इस वक्त पॉलिसी बना रहे हैं। तो इसका मतलब पॉलिसियों में फिर तो एक इबाम आना है, कमजोरी आनी है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो एक पाकिस्तान पे भी आना है और एक आम इंसान पे भी आना है। ये आपने जो बात की ना उसमें एक चीज़ आप भूल गए। एक ये है कि इन तीन के अलावा चौथा है पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है कि जिनको हमारी पॉलिसी इम्पैक्ट करती है, मालूम चल गया अवाम की, जिनको इम्पैक्ट करती है। फर्स्ट कीजिए आप एक ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं, अगर आप ट्रेडर्स से, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से ही उसके ऊपर मशवरा नहीं करते, और चलो तीन में ब्यूरोक्रेसी ने भी मिलकर बना लिया और उनसे चौथे से मशवरा नहीं किया, तो वो भी किसी काम की नहीं होती पॉलिसी। तो इसलिए जो भी पॉलिसी मेकिंग अगर हम इफेक्टिव चाहते हैं तो चारों स्टेक होल्डर्स को मिलकर बनानी चाहिए, और उसकी चूंकि इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी के पास होती है या सिविल सर्विस के पास होती है, तो उनका एक रोल सबसे अच्छा होना चाहिए ताकि वो उनकी ओनरशिप हो। होता यह है कि जब हम ऊपर से कोई चीज़ लेके आते हैं उसको ओनरशिप जब नहीं मिलती इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, तो फिर वो चीज़ कामयाब कम होती है। सर एक वो सवाल कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट जो CSS के इम्तिहान से बनता है, जो आप इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं, अच्छा हाइब्रिड से चले अभी आ गया ना, इससे पहले जब हाइब्रिड नहीं था उस वक्त भी जो अफसर था वो सियासतदानों के रहमो करम पे होता था जी। उससे CSS के इम्तिहान की अहमियत खत्म हुई है?
देखिए, सीएसएस के एग्ज़ाम की जो मैंने अर्ज़ किया ना कि अहमियत इसलिए ख़त्म नहीं होती कि हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ काम करने का ज़रूर मौका मिलता है। आप ज़रूर ये कहें कि जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, आप ये भी कहें कि जी इस्टेब्लिशमेंट की भी इंटरफेरेंस होगी, लेकिन या आप ये कहें कि जी बिल्कुल ही ब्यूरोक्रेसी के पास या सिविल सर्विस के पास परफॉर्म करने का कोई रूम नहीं बचा, ये भी बात गलत होगी। इनके हर लेकिन किसी को हर एक लेवल पे एक मौका मिलता है उसको परफॉर्म करने का, काम करने का। और वो जब भी काम वो करता है तो वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, माशरे में जो इज्जत मिलती है, वो एक बहुत बड़ी उसकी जो अचीवमेंट होती है। और ये सीएसएस का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी इंसेंटिव है लेकिन इस जाने के वक्त लिए। इसके उससे पैसा या पोजीशन नहीं, एक आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी जो मिलती है अच्छा काम करने से। तो सीएसएस में वो भी चाहे पुलिस में हो या किसी भी इदारे में हो, वो हर किसी को एक मौका मिलता है सर ठीक इस काम वक्त करने का। इतना अफसर खौफजदा है, इससे पहले तो अफसर को इतना खौफजदा नहीं देखा गया, ये बात सही है? देखिए, ये अगर जिस तरह एक रोल प्ले करना चाहिए हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी को, फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी होता है या सूबे में चीफ सेक्रेटरी होता है, उसका काम होता है कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट दें। कि जी रोज़ अगर ट्रांसफ़र्स हो रही हैं या बिला वजह ट्रांसफ़र्स हो रही हैं या लोगों को हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रखेंगे जी अब कभी भी तो साहब नाराज़ जिम्मेदार हो गए तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बस अब मैंने सिर्फ ताबेदारी करनी है और जायज़ काम कोई नहीं करना, सिर्फ जो हुक्म ऊपर से हुक्म है वही काम करना, तो फिर वो कैसे परफॉर्म वो करेगा। तो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट का भी ट्रांसफर हो जाएगा, फिर या क्या तो करें? वही वही है ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी को बैठ के उसका पोजीशन लेनी चाहिए। हमने देखे हैं ऐसे चीफ सेक्रेटरीज भी देखे हैं, हमने ऐसे नहीं, ऐसे विधायक और एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरीज भी देखे हैं जो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को समझाते हैं कि जी देखें इस तरह ना करें, इस तरह काम करना मुश्किल हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी के, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ले आते हैं। अच्छा, एक आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो एक जमीनी हकीकत जो है ना, एक लसानी इशू है पाकिस्तान में। आपकी जो इस वक्त की पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो भी लसानी बुनियादों पे तकसीम है? नहीं, मुझे तकसीम नज़र नहीं आती। मैं क्योंकि सही बहुत बात सारे कहूँ लोग कि इस लेकिन ये थोड़ा बहुत नेचुरल होता है, जहाँ पे कोई लिसानी बेसिस पे अगर आप किसी इशू को उठा देंगे तो नेचुरल भी है कि जिस लिसानी से उसका ताल्लुक होगा वो उस तरफ बेंड करेगा। लेकिन नॉर्मली मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में उस तरह की तकसीम नहीं है। नहीं, कभी आपको तो इस बात का निशाना नहीं बनाया गया कि कराची होने वाले की सजा दी गई? नहीं, मैं तो समझता हूँ मैं बहुत ही जिसको कहना कि वेल डिमांडेड रहा हूँ, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर अल्लाह का शुक्र है मुझे रखा गया है। अच्छा, तो ये जो अपना इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट है, आपके ख्याल में उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती देखिए, उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी ऑनेस्टी और उसकी कॉम्पिटेंस। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है बाज़ औक़ात के लोग सीएसएस करके आ जाते हैं, उसके बाद फिर अपनी जो कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव नहीं करते। अपनी तालीम को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपनी जो क्योंकि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं ना चेंज होती रहती, मॉडर्नाइज होती रहती हैं, नए इल्म आते रहते हैं, नए टेक्नोलॉजीज आ रही होती हैं। तो जब तक आप अपने आप को उसके साथ साथ अपग्रेड नहीं करेंगे, आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसीलिए बाज़ औक़ात हमारे ब्यूरोक्रेसी में हमें ये कहा जाता है कि जी ये नई चीज़ों से घबराते हैं, आईटी सिस्टम से घबराते हैं, ये चीज़ों को मॉडर्नाइज नहीं होने देते। है? तो उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होता। तो जो कॉम्पिटेंट होगा, जो ऑनेस्ट होगा, उसकी हमेशा ज़रूरत रहती है ब्यूरोक्रेसी में, चाहे किसी किस्म की तो सर, हुकूमत हो। ये एक अलमिया नहीं है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसमें जितनी भी कैडर है, इसमें टेक्नोलॉजी का कैडर नहीं है? ये अलमिया नहीं है? टेक्नोलॉजी तो देखें, टेक्नोलॉजी तो वाइड स्प्रेड है, उसमें कार्डर नहीं हो सकता, उसको तो हर शोबे में आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जैसे हमने पिछले दिनों जब अब शायद आप आगे ये पूछेंगे भी कि हमने जब कोशिश की इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट में, तो ई गवर्नेंस के ऊपर हमने काफ़ी काम किया और उसकी कामयाबी 4-5 महीने में हमने काफ़ी उसमें प्रोग्रेस भी की। तो अगर आप हर शोबे में, आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक जो है एक आम आदमी को हर अपने काम के लिए सरकारी अफसरों को धक्के खाने पड़ते हैं, वहाँ पे उसको शिकायत होती है डिले की और रिश्वत की। अगर हम सब चीज़ें ऑनलाइन कर दें, जैसे कि अब दुनिया में होता जा रहा है कि आपको घर बैठे आपने फीस भी जमा करा दी, अपनी एप्लीकेशन भी दे दी, आपको घर बैठे आपका पेपर मिल जाए करे। ऑफिस फ्री काम जो तो दुबई में ये, हो जाती हाँ, है। तो ये अब सारी दुनिया में होता जा रहा है और पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा चाहे हम कितना भी इसको डिले करें। तो वो हमने इंट्रोड्यूस कराया केयर टेकर गवर्नमेंट में, हमने ई सर्विसेज के नाम से रेवेन्यू में भी और इंडस्ट्रीज में भी। वो अब आगे चला नहीं, लेकिन ये कि अब एक वो बन गया है, मॉडल बन गया है, जिसको भी कोई गवर्नमेंट करना चाहेगी तो कर सकती है। सर, ये है, आप ये बात करें जरूरी नहीं है। अब ये हर शोबे में चाहिए सर, ना। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में बात ऐसे कैडर हैं जो हो सकता है जिनकी 1947 में बड़ी अहमियत होगी, आज नहीं है। रेलवे अहमियत नहीं है, लेबर अहमियत नहीं है, पोस्टल सर्विस खत्म हो चुकी है। तो ये कैडर क्या है, क्यों है?
इसको तो फिर इसको पूरा रीमैप करने की जरूरत नहीं है, इसके इंतजामी ढांचे को। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जैसे अभी हाल में कौन करेगा मतलब? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसको एक उन्होंने बनाई थी टीम के जी, इसको हम सारे को मॉडर्नाइज करते हैं, मॉडर्नाइज के लेके आते, ब्यूरोक्रेसी को एक तो छोटा भी करना चाहिए और मॉडर्नाइज भी करना चाहिए। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी की शायद जरूरत भी ना हो, अगर आप जैसे मैंने कहा ना ई सर्विसेज और सारा डिजिटाइजेशन के ऊपर काम कर दें, ऑनलाइन चीज़ें होती रहें, तो आपको इन बड़े दफ्तरों की उनकी ज़रूरत ना भी, लोग कंप्यूटर पर ही सारे आपकी सर्विसेज दे रहे होंगे। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी का साइज भी कम हो जाएगा और दूसरा मॉडर्नाइज भी हो जाएगा। तो उसको साइज कम करके मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। यकीनन ये एक सियासी फैसले होते हैं कि जी लोगों को नौकरियां कम मिलेंगी, आगे जाके नौकरियों की ज़रूरत कम हो जाएगी, तो वो एक लोग नहीं चाहते हैं कि नौकरियां देना सरकारी भी तो एक सियासी अमल है। इसकी सबसे आइडियल मिसाल तो बैंक है ना। अब लोग अपना ज़्यादातर काम मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं, तो लोगों ने बैंक जाने ही छोड़, लोगों को सालों हो जाते हैं उनको बैंक जहाँ रोजाना जाते थे वो। यही अब बैंकों में ये तस्वुर आ रहा है कि जी बैंकों की इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचें रखने की जरूरत नहीं, तो बैंक के आस्ते आस्ते ब्रांचें अपनी कम करके और ये जो है ऑनलाइन बैंकिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो ये दुनिया के, अब आप यही देख लें, ये जो चेंजिंग आएगी ये कौन कर रहा है, किसको करनी चाहिए? ये ब्यूरोक्रेसी खुद करेगी या गवर्नमेंट करेगी? देखें अब आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। मैं आपको बताऊं, हमने जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने डिजिटाइजेशन वगैरह की, तो थोड़ा बहुत हुआ है काम। अब मज़ीद इसके ऊपर काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट शायद कर रही है, लेकिन थोड़ा स्लो है। उसको अगर थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो जल्दी लोगों को उसका असर वो फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन पंजाब में काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने कर लिया काम, ई गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी काम किया उन्होंने, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऑनलाइन कर दी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ है जिसको आप डिले तो कर सकते हैं लेकिन डिनाई नहीं कर सकते, ये आना ही है। ये मॉडर्नाइजेशन को आप रोक नहीं सकते। ब्यूरोक्रेसी में जो है ना करप्शन बहुत बढ़ गई है। सियासतदान जो है ना ज़हनी तौर पे भी फारिग है हमारा, इल्मी तौर पे भी फारिग है, विजनरी भी फारिग है। ब्यूरोक्रेसी बताती है फाइल का पेट किस तरह भर के पैसे कमाने। सियासतदान को करप्ट जो है वो ब्यूरोक्रेट करता है। सियासतदान तो बोलता है भाई कमीशन लिया 10%, तो ब्यूरोक्रेट बताता है इस तरह डायरेक्ट नहीं ले, ये तरीकेकार होगा, फाइल का पेट भरना है, फाइल यहाँ से चलेगी, फिर आप पकड़ेंगे, मैं भी सेफ रहूंगा और आप भी सेफ रहेंगे। ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। तो सियासतदान को तो ब्यूरोक्रेट ने करप्ट किया, सियासतदान को तो पैसे कमाना नहीं आते। मैं इस पर थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। मैं ये बिल्कुल भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि आज का सियासतदान जो है वो इनकॉम्पिटेंट है या उसको चीज़ों का पता नहीं। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, चाहे वफाकी हुकूमत में आप देख लें, चाहे सूबाई हुकूमतों में देख लें, अच्छे पढ़े लिखे लोग अब मिनिस्ट्रियल लेवल पे आते हैं। सब नहीं होंगे शायद, लेकिन उनमें से एक अच्छी तादाद आ रही है। खासतौर पर आपको MPS बहुत सारे मिले, अगर मिनिस्टर ना भी मिले तो MPS ज़रूर आपको ज़रूर पढ़े लिखे मिलते हैं। तो ये कहना कि सियासतदान इस वक्त जो है ना बिल्कुल ही इन चीज़ों को नहीं समझते, वो बिल्कुल समझते हैं। करप्शन वहाँ आती है माशरे में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब आप अपने सिस्टम्स को करप्शन के काबिल बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर ऑनलाइन चीज़ें हो जाएँ तो वैसे ही करप्शन 90% कम हो जाएगी। जब लोगों से रब्ता ना हो, करप्शन वैसे ही कम हो जाएगी। ये अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो बिल्कुल कर सकती है करप्शन दूर करने के लिए। करप्शन से हमें शिकायत है। दूसरी एक जो मेगा लेवल पे करप्शन होती है ठेकों में, दूसरों में, तो वो फिर अगेन हमारा जब अकाउंटेबिलिटी सिस्टम वीक होता है तो हम ये काम करते हैं। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ ना परफॉर्मेंस। करप्शन और सिस्टम के पैसे, इस पर बड़ा फर्क है। करप्शन एक अलग चीज है और सिस्टम के पैसे अलग। सिस्टम के अंग्रेज ने बना दिया कि ठेके पे 2% लेने, अगर आप 10% ले रहे हो तो आप करप्शन कर रहे हो, लेकिन 2% लेके काम पूरा करवा रहे हो तो आपने करप्शन नहीं की, वो सिस्टम के आपने। ये सिस्टम में और करप्शन में ये फर्क है, एक ही चीज है तो दोनों करप्शन ही। लेकिन आप जो बात कहना चाह रहे हो शायद ये है कि थोड़ी जो पंजाब में सिस्टम में, सिंध में करप्शन है। हाँ, कि अगर थोड़ी करप्शन करते हैं तो उससे शायद प्रोजेक्ट के ऊपर इतना असर नहीं होता। हाँ। ज्यादा अगर कमीशन ले ली जाए, ज्यादा करप्शन कर ली जाए तो प्रोजेक्ट ही खराब हो जाता है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जहाँ पे एक वो मिनिमम कोई करप्शन कर रहा है तो शायद उससे अलाउ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट होनी तो कुछ भी नहीं अलाउ चाहिए। मैं तो इस मामले में बहुत सख्त हमेशा से तबीयत मेरी रही है। लेकिन जब आप थर्ड वर्ल्ड में देखते हैं तो थर्ड वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये करप्शन वगैरह ये कॉमन चीज़ें होती हैं। लेकिन जब इसको हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो यकीनन ये फिर आपके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स बर्बाद हो जाते हैं। आपकी पूरी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। अब जैसे हम ये देखते हैं कि हमें बड़े बड़े अब लोकेशंस नज़र आती हैं डेवलपमेंट प्लान्स की, PSDP की या एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स की, तो आपको नज़र नहीं आती कहीं पे कि चलें कि उससे आपको लगता है ये कि इतने बड़े बड़े लोकेशन से इससे तो सूबे का या मुल्क का शक्ल ही चेंज होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। तो ये इसकी
इसलिए मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर डेमोक्रेसी को आपने कामयाब रखना है, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगा तो डेमोक्रेसी डिलीवर करेगी। सर एक सवाल है, तो इसका आप जवाब देंगे नहीं देंगे? एज एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आप समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट है उसको भी रिटायरमेंट के बाद प्लाट का भी हक है, मेडिकल की सहूलत का भी हक है, और सस्ते दामों अशिया खरीदने का भी हक है? देखें, अगर तो आप ये समझते हैं कि आप उनको उस तरह से नहीं दे रहे अपनी उसकी जॉब के, मतलब रिटायरमेंट का पैकेज मेरा ख्याल है रीजनेबल है। जो आपको इस वक्त पेंशन मिलती है ना, वो भी खत्म करने जा रहे हैं? नहीं, वो खत्म तो नहीं होगी। IMF का दबाव है जी, IMF का दबाव है। नहीं, उसके लिए वो कहते हैं पेंशन फंड बनाएं। खत्म करने की बात नहीं कह रहे, वो कहते हैं जी अगर आप अपने से बजट में से देते रहेंगे तो बजट ही सारा फिर पेंशन में जाता रहेगा। तो कहा था पेंशन फंड बना दें ताकि वहां से उनको पैसे मिलते रहें, उनके जो भी मुनाफे वगैरह हों, और इसके ऊपर कम से कम बोझ रहे। वो अच्छी बात है, उसको होना चाहिए, लेकिन ख़त्म होने की बात तो मेरे ख्याल है किसी ने भी नहीं की। और इस वक्त भी जो आपको पेंशन के पैसे मिलते हैं वो रीजनेबल होते हैं एक रिटायर्ड मियाँ बीवी को गुजारने के लिए। अगर आपके बच्चे काम पे लग गए तो रीजनेबल पैसे मिलते हैं, इतने खराब पैसे भी नहीं मिलते। ठीक हो गया। सिंध में सर ये जो ब्यूरोक्रेट जो आप बता रहे हैं, अब हम पाकिस्तान पे आते हैं, तरक्की क्यों नहीं कर सका? आप कह रहे हैं 70 साल 71 में थे, 71 में चीन से लोग कराची की तरक्की देखने आते थे जी। उस जमाने में मुझे किसी ने बताया कि चीनी ने 70 में कहा था कि कराची में AC है और शंघाई में कोई AC नहीं है। ये 70 में कोई चीनी आया, उसने उससे बात की थी, उन साहब ने मुझे बताया कि ये वाकया जो है, एयरलाइन नहीं थी उनके पास, एयरलाइन नहीं थी। PIA के जहाज से उनकी पहला जो जहाज वहां पे लैंड किया किसी एयरलाइन का, वो PIA का था। उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता ही नहीं था 70s तक। तो बाद में उन्होंने जाके 80s 90s में जाके उन्होंने अपना एक चेंज किया इकोनॉमिक मॉडल। इतनी बड़ी बिल्डिंग कह रहे हैं, हबीब बैंक प्लाजा, इतनी बड़ी कोई बिल्डिंग वहां पे नहीं थी। जी, ये काफी इस पूरे रीजन के अंदर लोग देखने आते थे। हबीब बैंक प्लाजा? हाँ जी, हबीब बैंक प्लाजा इंडिया में भी नहीं थी इतनी बड़ी बिल्डिंग। बांग्लादेश, इंडिया, ये पूरे साउथ ईस्ट में कहीं नहीं थी। अच्छा, और ये पूरा इसमें गल्फ में नहीं थी। ये किसका विजन था? ये दुबई उबई किसी में नहीं थी। तो ये नहीं, विजन ये आपका उस वक्त समझे, एक इकोनॉमी को जिस तरह हमारा प्राइवेट सेक्टर चला रहा था वही था ना। उसके बाद हमने जो नेशनलाइजेशन करके जो अपना, भुट्टो साहब ने, जी हाँ बिल्कुल, उसके साथ हमने फिर उसके बाद तो पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सका ना। और उसके बाद फिर ये हुआ कि कराची भी उसके अंदर रोल अपना प्ले करता रहा। सारा जो सेंटर था आपका इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल, वो कराची था। फिर उसके बाद कराची के साथ जो हमने हाल किया, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया, इनके जो माशी हालात को ख़राब किया, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने नीचे आना शुरू किया। शुरू करते हैं, पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा था जी। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो है वो नेशनलाइजेशन की, निजी इदारों को जो है वो सरकारी तहवील में लिया। ये वो पहला स्टेप था जहां पाकिस्तान की तरक्की के आगे बैरियर लगा, माशी तरक्की का माशी तरक्की। बिल्कुल। फिर जो बर्बादी की दास्तान शुरू होती है, उसका पहला बाब जो है वो ये था, अगर पाकिस्तान की बर्बादी पर एक किताब लिखी जाए तो उसका पहला बाब जो होगा वो भुट्टो साहब की तरफ से जो उन्होंने उसको नेशनलाइज किया वो होगा। देखिए, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो शायद ना करूं, क्योंकि उस जमाने में ये एक कल्चर था, ये एक समझे एक वेव थी पूरे खत्ते में। चीन में भी थी, सोशलिज्म की थी। चीन तो खैर कम्युनिस्ट थी। और लेकिन फिर इस वक्त आपको बांग्लादेश में, इसमें देखें श्रीलंका में और इंडिया में सोशलिज्म उस पूरे दौर की एक, जिसको कहना चाहिए, सियासी तहरीक थी। तो उस तहरीक के साथ भुट्टो साहब ने भी एक अपना उनकी पीपल्स पार्टी का था विजन। लेकिन हुआ ये कि हमने फिर जब अब पब्लिक सेक्टर के अंदर जो चली गई बहुत सारे सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर चला गया, इंजीनियरिंग सेक्टर चला गया, पब्लिक सेक्टर को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए था ना, वो उसने परफॉर्म नहीं किया। आप चाइना को देखें, चाइना में इस वक्त मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको पब्लिक सेक्टर में आज भी मिलती हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें जो मेरिट बेस्ड है, जो अकाउंटेबिलिटी है, और जो ठीक उसकी सही उसकी जो है मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ ये हुआ कि उसको भी एक रिश्वत का और एक करप्शन का गढ़ बना दिया गया जो हमारे पब्लिक सेक्टर के इदारे थे, जिसकी वजह से फिर अब हम दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए। तो उस ज़माने के सियासी जो हालात थे उसके मुताबिक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसका, इन्वेस्टर का फिर मुल्क के ऊपर जो है ना एतबार ख़त्म हो गया कि इस मुल्क के अंदर कभी भी मुझसे मेरा पैसा, मेरी फैक्ट्रियाँ वापस लिए जा सकती हैं। भुट्टो साहब के पास जी। तो ये वही कि वो लीडर जो होता है वो तो अपनी बसीरत से और फेम से पहचाना जाता है ना, वो 50 साल आगे देखता है। तो भुट्टो साहब अगर सोशलिज्म की लहर थी तो वो एक जज्बाती नारे में ही बह गए ना।
कह सकते हैं आप ये कि वो एक वो था कि उन्होंने, और उसकी वजह से वो पॉपुलर भी हुए कि उन्होंने फिर वो जो तो हाँ, एक फर्क पॉपुलर हुआ लेकिन कौम जो है जमीन बोस हो गई। वो एक पॉपुलिस्ट नारा था उस जमाने का जिसके ऊपर डेफिनेटली चली और पार्टी कामयाब भी हुई पॉलिटिकली, लेकिन वही है कि फिर हमने वो जो सर, ये जो हमारी ग्रोथ थी वो हमारी रुक गई। पाकिस्तान की तबाही पे बात करते हैं, तरक्की पे पहले बात करते हैं। जो अभी आप नक्शा खींच रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की में इस खित्ते में सबकी जो है लीड कर रहा था, उस वक्त के तो थोड़े हालात अगर आप बताएं कि क्या सूरत हाल थी। चीन कहाँ खड़ा हुआ था, यूरोपीय ममालिक कहाँ खड़े हुए थे, आपका भारत कहाँ खड़ा हुआ था? मैंने भी उतनी तारीख पढ़ी है जितनी आपने पढ़ी है, मैं उस ज़माने में भी बचा ही था। लेकिन बात यह है कि जो हम देखते हैं कि उस ज़माने में आपकी जितनी भी रीजनल मीटिंग्स होती थी वो पाकिस्तान में होती थी, रीजनल ऑफिसेस पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान था और कराची था और बैरूत था। कराची था और बैरूत था जी, ये दो रीजन। दुबई तो सब मौजूद ही नहीं था ना, दुबई तो एक स्मगलिंग पोर्ट था छोटा सा, उसमें कश्तियाँ जाती थी, स्मगलिंग का सामान आगे पीछे होता था, दैट्स इट। उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। जो बिजनेस, जो रीजनल बिजनेस होता था वो कराची में था, पूरे खित्ते का। कुत्ते का। यहाँ पे इनकी ऑफिसेज होती थी और इसी तरह जिस तरह आजकल दुबई में होता है ना, तो इट वाज लाइक दुबई। दुबई हमने फिर ये किया कि बैरूत को तो बर्बाद किया इसराइल ने, कराची को हमने कर दिया, तो दुबई के फिर वो लॉटरी निकल आई, दुबई के फिर रीजन बन गया। हालांकि दुबई का जो मौसम है या जो उधर के हालात हैं, ओनरशिप वगैरह तो अब उन्होंने शुरू किए, पहले तो आपको किसी ना किसी को साथ मिलाना पड़ता था, तो बहुत सारे उधर इश्यूज थे। उसके बावजूद देखें कितना उसने तरक्की, क्योंकि सही पॉलिसीज के साथ उन्होंने चला, एक विजन के साथ उनकी लीडरशिप ने उसको चलाया। हम जो एक चलता फिरता एक जिसको कहना फलता फूलता कराची था, उसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया और इस हद तक किया कि फिर अब आज ये हालात देख लें कि अब कोई भी इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। जो कराची के लोग हैं बाहर ले आ रहे। बर्बादी से पाकिस्तान की बर्बादी हुई, लेकिन अगर कराची बर्बाद नहीं होता तो पाकिस्तान का यशन नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि 70s तक 80s तक भी कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोग आके इन्वेस्ट करते थे। चिन्योटी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं किसी एक का नाम लूंगा तो, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे थे जिन्होंने अपने इधर बिजनेसेस सेट किए। पोर्ट की वजह से, पोर्ट की वजह से डेफिनेटली पोर्ट का बड़ा एडवांटेज था। फिर इधर सारा फाइनेंशियल सिस्टम सारा इधर था, इधर सारा बिजनेस, दूसरे एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स यहीं थे, तो बिजनेस सारा यहीं चलता था। तो किसी के लिए भी एक कमर्शियल सेंटर के अंदर आके करना, तो बहुत सारे पंजाब से भी लोग आके इन्वेस्ट करते थे यहाँ पे बाकी मुल्कों से भी लोग आके इन्वेस्ट करते थे। बहुत सारी हमारे पास मल्टीनेशनल्स थी जो यहाँ पे इनके बिजनेसेस थे। लेकिन हुआ ये कि हम, और आप ये देखें कि जो कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन उस वक्त नेशनलाइजेशन से पहले कराची वाहिद शहर था जहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी बिजली फराहम कर रही थी। तो इस साइट जो था इंडस्ट्रियल एरिया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन पाकिस्तान साइट था, जिसमें कई दिहाइयों के बाद जाके सुंदर स्टेट पहला बना पंजाब में। तो ये जो कराची की तरक्की में दूसरे इलाकों से तकरीबन 20-30 साल आगे था, इस पूरे खत्ते की तरक्की। जी, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी कोई इलाका कराची के करीब भी नहीं था, और जो हमारे दोस्त होते थे लाहौर में, पिंडी, वो कराची आते थे, देखते थे और इससे मुतासिर होते थे कि जिस तरह के ट्रैफिक मैनेजमेंट था, सड़कें थी, जिस तरह के इधर इंडस्ट्रियल एरियाज थे। ये बात सही है कि पंजाब से लोग यहाँ रोशनियां देखने आते थे। ये तो रोशनियों का शहर कहा जाता ना इसको, और था भी इसमें कराची में जिस तरह का। और न सिर्फ ये कि पंजाब से आप पूरा जो है आपका मिडल ईस्ट से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे, आपकी यूनिवर्सिटियाँ भरी रहती थी अरब स्टूडेंट से, और तालीमी मेयार भी बहुत आसमान, तालीम मेयार भी अच्छा था 70s तक। जब तक हमने 80s के बाद जो लिसानी फसादात के बाद तालीम का भी बहुत बुरा हाल हुआ, लेकिन उससे पहले तक तालीम इतनी अच्छी थी कि ये सारे गल्फ से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। आपको कराची की सड़कों के ऊपर ये बहरीन की और कतर की और इन गाड़ियों की नंबर प्लेटें वाली गाड़ियों में स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन यहाँ पे घूमते फिरते नजर आते थे। यहाँ बिजनेस भी होता था उनका और यहाँ पे इनकी तालीम भी होती थी, इवन इलाज के लिए भी यहाँ आते थे। तालीम के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार के लिए है, कारोबार के लिए और तफरी के लिए जी, लोग दुनिया भर से कराची में आते थे। और किस सन तक? और ये आपको 70s तक। उसके बाद 2-3 चीजें साथ साथ होती हैं कराची। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई इसमें। उसके आगे भी हुए, ये दास्तान है ना, उससे आगे भी। यहाँ तो एक तो आपका जो नेशनलाइजेशन की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इसके बाद भी कराची किसी ना किसी हद तक चल रहा था, उस तरह उसको झटका नहीं लगा था। फिर 77 में उन्होंने पाबंदियां लगा दी
कि जी यहाँ पे जो है ना इस्लामी निज़ाम होगा। ये बड़ा अच्छा आपने तो सवाल पूछा, और मैं वो इसको आपकी बात को एक सवाल से जोड़ता हूँ। तो इसको फिर उन्होंने जो है पाबंदियां लगा दी। उससे फिर वो कि फॉरेनर जो था वो इधर आके डिफ़िकल्टी फील होता था कि मैं ऐसा कहाँ रहूँगा। इसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे यहाँ बुशरा जैदी केस हुआ 86 में। सर मैं बुशरा जैदी बात 42 पे, ये आपने सर बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया, ये पाबंदियों वाला। एक कहा जाता है कि जो माशी पॉलिसियाँ थी वो अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान का डिजास्टर था वो तो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ जो सकाफती तौर पे अपने आप को बुलंद नहीं किया, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई मजहब के नाम पर जो दुनिया के किसी भी या अक्सरियत इस्लामी मुल्कों में नहीं थी। आपको तुर्की में नहीं मिलेंगी, दुबई में नहीं मिलेंगी, मलेशिया में नहीं मिलेंगी, आपको इंडोनेशिया में नहीं मिलेंगी, लेकिन वो यहाँ पे जो है वो लगा दी गई। उससे भी जो एक तो आपकी गैर मुल्की जो टूरिस्ट है उसकी आमद रुकी, और जो तरक्की का पहिया था वो चलना बंद हो गया। तो आप भी समझते हैं। हाँ, एक इसको और कह लें आगे, एक सवाल का दूसरा पार्ट, भुट्टो साहब ने कैसीनो बनाना चाहते थे, वो नहीं बना। कहा जाता है वो कैसीनो बन जाता तो दुबई शायद दुबई नहीं बन पाता। जी हाँ, दुबई तो बहुत बाद में आया ना। दुबई तो जो हमारा कराची से तो कोई कंपैरिजन ही इसका नहीं था। दुबई तो बहुत बाद में मैदान में आया, समझे 90s में जाके ये मैदान में आया। ये 70s 80s तक तो हमारे मुकाबले में इधर कोई मुल्क शहर नहीं था। जैसे मैंने कहा बैरूत था, लेकिन बैरूत में मसले शुरू हो गए थे फ़लस्तीनियों की वजह से, उधर इसराइल ने उधर बमबारियां वगैरह शुरू कर दी थी। लेकिन जो कराची के अंदर जो इशू आया वो यही आया कि जी जब पाबंदियां लगाई कि जी अब यहाँ पे इस कैसीनो नहीं होंगे और दूसरा वो नहीं होंगे, बार्स वगैरह नहीं होंगी, तो इसके बाद से इधर फॉरेनर्स का आना कम हो गया। उनका आना कम हुआ। उसके बाद फिर हमने 79 में हमने अफगान जहाद में चले गए। अफगान जहाद की वजह से यहाँ पे हेरोइन और क्लैशनकोफ आ गई। जहाँ पे पहले कराची के अंदर एक चाकू खुलता था तो पूरा मोहल्ला खाली हो जाता था। इतना लोग अमन पसंद थे और गन्स नहीं होती थी, असला लोगों के पास नहीं होता था। अब यह है कि बच्चे बच्चे के पास टीटीएस असला आ गया। तो वो एक फिर दौर जो असला आने का हुआ अफगान वॉर की वजह से, उसने भी कराची को बहुत खराब किया। सही, उस वक्त शंघाई और बीजिंग की क्या पोजीशन थी? उस वक्त शंघाई बीजिंग बिल्कुल ही एक डल किस्म की जगह थी। बीजिंग तो एक बहुत पुराना शहर है, और बीजिंग के तो आप महलात वगैरह ये वो मतलब जिस वगैरह उसकी कल्चर बहुत पुराना है। चाइनीज सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है। हाँ। तो उनके बादशाहों के महल और इलाके वगैरह तो बड़े अच्छे बने हुए थे शुरू से ही बीजिंग के। लेकिन शंघाई वगैरह जो इस वक्त आपको नजर आता उस तरह नहीं था। शंघाई एक जिसको कहना चाहिए कनेक्टेड था विथ मकाओ और हांगकांग के साथ, और उनके लिए चीज़ें बना बना के भेजता था। तो बहुत कम पैमाने पे उसकी ट्रेडिंग थी। सर ये बात सही है, लोग कहते हैं कि चीनी भी तरक्की सीखने के लिए कराची आते थे। देखिए ये तो थोड़ी सी एग्जेजरेशन की बात है, क्योंकि चाइनीज हमेशा टेक्नोलॉजी में अच्छे रहे और डिसिप्लिन में अच्छे रहे, जिसका आज भी उनको फायदा हो रहा है कि डिसिप्लिन और उनको टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी हमेशा से ही आगे थे। तो ये कहना तो गलत है कि, लेकिन ये कि जिस तरह का हमने शहरों की डेवलपमेंट और जिस तरह किया, कराची को जिस तरह हमने एक्सपेंड किया, यहाँ पे जिस तरह होटलिंग वगैरह ये सारी फैसिलिटीज़ थी टूरिज्म की, वो उस जमाने में नहीं होती थी चाइना में। अब सर जो लोग क्लिफ्टन और डिफेंस में, चले आप नॉर्थ कराची या औरंगी वाले को छोड़ दें, जो डिफेंस और क्लिफ्टन में भी जो लोग रहते हैं वो समंदर देखने के लिए जो है वो बैंकॉक जाते हैं, वो इस्तांबुल जाते हैं। लेकिन आपकी इस अपनी जो चंद कदम के फासले पे जो साहिली पट्टी है, अगर आप आज के नौजवानों से पूछे तो उनकी अक्सरियत वहाँ जाना भी नहीं चाहती। इसको प्रॉपर्ली प्लान ही नहीं किया हमने। यहाँ से आप देखें ना कि वो शुरू होती है ये शराफी गोट से जो फिशिंग विलेज है, इसके बाद से फिर डिफेंस शुरू हो जाता है। फिर आप आगे जाएं तो केमाड़ी है, मनोड़ा है, और सेंसपेट और हॉक्स पे, फ्रेंच बीच, आगे तक आप जाएं तो बहुत बड़ी है पूरी पट्टी है, जिसको मेरे ख्याल है 25-30 किलोमीटर की होगी। तो ये 20-25 किलोमीटर की अगर पट्टी को अगर हम प्रॉपर्ली प्लान करके काम करें इसके ऊपर, तो ये न सिर्फ कराची वालों के लिए बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी एक अच्छी जगह बन सकती है, रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, चीज़ें बन सकती। लेकिन जो सूरत हाल है अब तो प्लान करने का भी फायदा, शायद ये यहाँ की मुकामी आ जाए तो बड़ी बात है, फॉरेनर। हाँ, लेकिन प्लान तो करना चाहिए ना जी, शहर की प्लानिंग में तो एक पार्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि कराची में कोई मास्टर प्लान उस तरह का नहीं है कि जिसको हम कहें कि प्रोग्रेसिव व फ्यूचरिस्टिक मास्टर प्लान है। नहीं सर, तो उसके बाद हम चलते हैं, आप सिंध में जो है कई महकमों के सेक्रेटरी रहे। जी सॉरी, मुबस्सिर के तौर पे आप बता, तो एक एज ए मुबस्सिर ऑब्जर्वर, बल्कि एक तजुर्बे आप बुनियाद पे कि ये सिंध के साथ क्या हुआ? देखिए सिंध जो है इसमें मुझे खुद बड़ा एक जिसको कहना चाहिए लगाव है कि मैंने पूरी अपनी सर्विस में 2/3 पार्ट मैंने सिंध में गुजारा है, और हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। फॉर एग्जांपल ये
एजुकेशन सिटी है। इसकी ज़मीन की एलोकेशन मैंने की थी एज डिप्टी कमिश्नर माली। अच्छा। उसके बाद एज सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट मैंने इसको एजुकेशन सिटी को इसका मास्टर प्लान बनवाया था हार्वर्ड के बड़ी तेजी से यूनिवर्सिटी मुंतकिल हो रही है। तो अब वो ये हमने किया था 2011-12 में, 10-11 में, और बाकायदा ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसमें बड़ी मदद की, इसके बड़ा सपोर्ट किया और हमने इसको बनाया। इसी तरह जो अगर हम उसको देखें कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी अब जो धाबेजी एरिया बन रहा है वो एक अच्छा एक इलाका, मतलब वो एक अच्छी इनिशिएटिव है। दूसरा स्टील मिल के अंदर एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बन रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं और इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहना चाहिए। लेकिन वो जो आपने बात की ना इनिशिएटिव सिंध में ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है। दे लुक टूवर्ड्स द पॉलिटिकल लीडरशिप। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस तक 17 साल से उनका तजर्बा ब्यूरोक्रेसी से बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो मैंने आपसे बात की ना कि तजर्बे की और कॉम्पिटेंस की कोई कमी नहीं है, 17 साल का तजर्बा जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप का है वो सिंध की ब्यूरोक्रेसी का नहीं है। तो वो उसको लीड कर रहे हैं। ऐसे तजर्बे का फायदा नहीं ना जो कौम के इस को फायदा ना पहुंचा रहा हो। जी ज़रूर, आप इसके ऊपर कह सकते हैं कि जी फ़ायदा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ब्यूरोक्रेसी लीड करी, जैसे आपने कुछ वक्त पहले ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी पकड़ के चलाती है पॉलिटिशियंस को, वो एटलीस्ट सिंध में नहीं है। यूनुस डागर साहब के साथ हमारी जो है गुफ्तगू जारी थी। इतने सारे टॉपिक रह गए, मौज़ूआत रह गए, इनका एक तजुर्बा है, उससे हमने फ़ायदा उठाना है। इनके साथ हमने रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि हम इनसे एक पार्ट 2 भी जो करेंगे दूसरी मुलाकात में, उसमें मज़ीद जो गुफ्तगू है ख़ासतौर पे सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, वो और जो साबिक जो वफाकी सेक्रेटरी रहे इमरान खान की गवर्नमेंट के, उसमें क्या कुछ होता रहा। तो वो पार्ट 2 जो है, ये आज हम पार्ट 1 को ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 जरूर आप हमारा देखिएगा, वो आपके लिए जो है वो नए इंकशाफात से भरपूर होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।